नेपाल असमंजस से एक स्थिरता की ओर जाता दिख रहा है। प्रधानमंत्री अपॉइंट हो चुके हैं और प्रधानमंत्री जो हैं पहले दिन ही काम में लग गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये डेमोक्रेसी के लिए कि नेपाल में चुनाव कब होंगे। और हमारे साथ नेपाल के पुराने जो विदेश मंत्री हैं, पूर्व विदेश मंत्री नारायण प्रकाश साउद साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि अभी चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन इतना ज़्यादा जो है प्रदर्शन हुआ लोगों का, और अब प्रधानमंत्री सुशीला जी जो हैं कार्यभार संभाल चुकी हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए? देखिए, कुछ लंबे समय से युवाओं के भीतर काफ़ी असंतुष्टियाँ थी और ये असंतुष्टियाँ जेनजी ग्रुप के आंदोलन के मार्फत ये अभिव्यक्त हुई हैं। और इस अभिव्यक्ति में बहुत बड़ा टर्मोइल से, बहुत बड़ा उथल-पुथल से मुल्क गुजरा हुआ है। देश के लगभग राज्य के सभी महत्वपूर्ण जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उन पर वो तहस नहस हो गए हैं। राष्ट्रपति का भवन, जैसे आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, नेपाल का ऐतिहासिक और प्रशासनिक केंद्र सिंहदरबार और संसद भवन जैसे जो भवन हैं उनकी जो है नींव हिल चुकी है। ऐसी स्थिति में मुल्क में उनको जेनजी ग्रुप को कुछ हद तक एड्रेस करना ज़रूरी हो गया था। इसीलिए इस आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पे जो राष्ट्रपति महोदय ने जो 20 में अपने किसी अथॉरिटी का प्रयोग करते हुए स्पेशली संवैधानिक संरक्षण देने का, संरक्षक की भूमिका निर्वाह करने का जो उनका संवैधानिक दायित्व है, उस अविशिष्ट अधिकार को प्रयोग करते हुए उन्होंने कुछ समाधान दिया है और नया प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। मुझे लगता है कि नया प्रधानमंत्री बनने के बाद ये आंदोलन पूरी तरह से थम जाना चाहिए और राष्ट्र को शांति की ओर, सामान्यता की ओर जो है आगे बढ़ना चाहिए। इसमें राष्ट्रपति महोदय ने प्रधानमंत्री के सिफारिश से जो विशेष करके ये संसद का विघटन किया गया है। नेपाल में पहले भी हमारे कई अनुभव रहे हैं कि प्रधानमंत्रियों ने संसद को विघटन किया और उसके बाद इलेक्शन नहीं हो पाए। यही मेरा सवाल होना था आपसे कि संसद को भंग कर दिया गया। और हमें ये पता चला एनडीटीवी को कि जब बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहे थे, जेनजी के जो कुछ नेता हैं उन्होंने ये मांग रखी और सुशीला जी ने भी ये मांग रखी कि संसद को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाए और चुनाव जो हैं 6 महीने के बाद करीबन 5 मार्च के आसपास हों। तो आपको लगता है कि संसद भंग करना ठीक था, क्योंकि इतिहास में ये ऐसा नहीं हुआ इतने बड़े लेवल पर? और दूसरा, जो चुनाव मार्च में होने वाले हैं, आपको लगता है होंगे? देखिए, ये जेनजी के मूवमेंट के लोग जो हैं संसद को विघटन करने की मांग कर रहे थे और हम लोग भी संसद, अगर नया चुनाव होता है तो डेमोक्रेसी के भीतर एक सांसद को, एक राजनीतिक पार्टी को, एक राजनीतिज्ञ को चुनाव में जनता के बीच में जाने से हम लोगों को भी कतई परहेज नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि हम लोगों का बीच का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंट करने वाली, जनता का रिप्रेजेंट करने वाली इंस्टीट्यूशन अब्सेंट हो जाती हैं, बीच में ख़त्म हो जाती हैं, तो नया चुनाव में करवाना बहुत चुनौतीपूर्ण। अगर चुनाव नया नहीं हो सका, सक्सेस नहीं हो सका, तो मुल्क जो है वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक अस्थिरता के ओर जा सकता है। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि ये पार्लियामेंट जो है सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि अगर चुनाव नहीं हो सके तो इसको रिवाइव किया जाए। अगर चुनाव हो सकता है तो जो है जनता का जो नया मैंडेट आएगा उसके अनुसार आगे बढ़ना स्वाभाविक होगा। अब अभी नवनियुक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये दायित्व है कि वो मैच्योरिटी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ सहकार्य करें और जेनजी ग्रुप जो है, जेनजी ग्रुप ने भी 2-3 चीज़ें अपनी ओर से क्लियर किया है। एक तो वो रिपब्लिकन सिस्टम को मानती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है
और इलेक्शन सिस्टम से निर्वाचित होने की प्रक्रिया को वो मानती है वो जनरेशन करके उन लोगों के प्रतिनिधि कह रहे हैं। इसीलिए मुल्क को हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक स्वतंत्र निष्पक्ष इलेक्शन की ओर जाएं और हमारा इलेक्शन जो है सर्वस्वीकार्य किस्म से आगे बढ़े। जैसे कि हम लोग चुन के आए थे इस पार्लियामेंट में, उसी तरह जो आने वाला प्राइम मिनिस्टर है, ये पार्लियामेंट है, वो भी सभी को एक्सेप्टेड होना चाहिए। और इस काम में अभी जो प्रधानमंत्री हुई हैं सुशीला कार्की जी, मुझे लगता है कि उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, सभी लोगों को विश्वास में लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को अगर वो ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो सक्सेस नहीं होती हैं तो मुल्क इससे बड़े क्राइसिस में जा सकता है। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि केपी शर्मा ओली अभी कहाँ हैं? क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि वो दुबई यूएई चले गए। फिर बोला गया कि एक पत्र आया है, अनसाइंड लेटर था, जिसमें इंडिया को बहुत ब्लेम किया गया, लेकिन कहा गया कि वो शिवपुरी में है। तो अभी वो कहाँ हैं, बाकी नेता कहाँ हैं? अब देखिए, सभी आदमियों की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो पारदर्शी नहीं है। तब भी हम लोगों का अनुमान है, जैसे कि कई नेताओं से विभिन्न किस्म से कम्युनिकेशन या संपर्क हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, वो कहीं नेपाल के ही भीतर एक सिक्योरिटी सिस्टम में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज उनको सुरक्षा दे रही है। इसीलिए जहाँ भी हैं वो सुरक्षित हैं, ऐसा मुझे लगता है। और वो कहीं बाहर ऐसी स्थिति में जाना संभव भी नहीं है। आइदर चाइना जाना चाहिए और चाइना जाना पड़ सकता है, या इंडिया जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो लोग देश छोड़ के गए होंगे, ऐसा नहीं लगता है। वो जहाँ कहीं भी हैं वो सुरक्षित हैं। एक सवाल ये भी है कि जो पूरा ये आंदोलन रहा, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा। ये रहा कि नेपो किड्स जो हैं, जो एक पॉलिटिकल एलीट हैं, बच्चे हैं, बहुत बड़ी अमीर ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवा जो हैं परेशान हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है क्या नया ऐसा सुशीला जी करेंगी या करना चाहिए? अब देखिए, भ्रष्टाचार हमारे विकासोन्मुख मुल्क का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और स्पेशली नेपाल में तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसीलिए भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों ने जो है कई नियामक एजेंसीज डेवलप की हैं। तब भी इसका परिणाम जनता को सेटिस्फैक्शन देने के लिए, जनता को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सका है। लोग अभी जब भी फील कर रहे हैं कि अभी भी भ्रष्टाचार जो है एक मेजर फैक्टर हैं, और वो देश की प्रगति को, देश में जो वर्ग क्रिएट कर रहा है, ये लोग, कुछ लोग जो जनता की कर से आने वाली आमदनी है वो अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए जमा कर रहे हैं, ऐसा आम लोगों का सोचना है। इसीलिए इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ करना चाहिए, स्ट्रांगली कुछ करना चाहिए करके बीच में से कई पहलकदमियाँ हुई हैं, लेकिन वो पहलकदमियाँ जो है न्याय संगत रूप में, सार्थक रूप में जो है सक्सेस नहीं हुई हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं कि ये करप्शन, स्पेशली जो बड़े ओहदे में पहुंचने वाले किसी भी आदमी, जो कोई भी हो सकता है, उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। उसका स्वच्छ छवि होना, उसका जो है जीवन सादगीपूर्ण होना, और उसके परिवार और सभी लोगों को जो है पब्लिकली क्लीन होना ज़रूरी है, ऐसा आम लोग सोचते हैं। इस दिशा में हमारी व्यवस्था को कुछ करना चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम लोग युवा हैं और विदेश जा रहे हैं, और वो भी अनस्किल्ड लेबर के हैसियत से हम लोग विदेशों में जा रहे हैं। हम न लैंग्वेज जानते हैं, न स्किल है, उसके बावजूद भी हम लोग कड़ा मेहनत कर रहे हैं। वहाँ से हम रोजी रोटी कमाते हैं और नेपाल में भेजते हैं। हमारा परिवार को हम लोग
पारिवारिक ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्टेट जो है हम आम जनता की ज़िंदगी को आगे लाने के लिए, उसका विकास करने के लिए हम हैं करके स्टेट का जो ऑनरशिप है वो पर्याप्त रूप से नहीं मिला है करके आम आदमी को, आम लोगों को जो है काफ़ी शिकायत है। इसीलिए विगत में जब भी सरकारें बने जिसमें हम लोग भी रहे हैं, इसमें किसी एक को हमें वो करना, ये लांछना लगाना नहीं चाहता है। सभी का एक जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए कि हम लोग आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए जो है काम करने में सफल नहीं हो सके हैं। इसलिए हमारा विकास का जो परंपरागत हमारा जो संरचना है, परंपरागत हमारा सोच है, उसमें बदलाव आना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप विदेश मंत्री रहे हैं, विदेश नीति पर कि भारत के साथ जो संबंध हैं काठमांडू के, नेपाल के बहुत अच्छे रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट रहा है, लोगों में संपर्क रहा है, हमने कल्चरल टाइज जो इतनी अच्छे देखी हैं, और इस पर अब जो हैं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे लिपुलेख करके है, अयोध्या है, मुद्दा है, और कुछ पुरानी भी चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो खटास रहेगी, या आपको लगता है कि सुशीला जी भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगी? आपकी एज पूर्व विदेश मंत्री क्या उनके लिए सलाह रहेगी? देखिए, नेपाल और भारत के संबंध बहुत पहले से ही महत्वपूर्ण रहे हैं, घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हमारा डिप्लोमेसी में हम लोग कहते हैं कि हमारे यूनिक रिलेशनशिप रहे हैं। हम लोगों का 2/3 ट्रेड जो है वो भारत के साथ है, और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का बॉर्डर भी हम लोगों का भारत के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोगों का आवत जावत भी फ्री है, कोई पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह की हम लोगों की यहाँ ज़रूरतें नहीं पड़ती है। वैसे ही प्रॉपर्टी भी एक हद तक लोग आर्थिक रूप में एक दूसरे देश में जा सकते हैं, आ सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। और राजनीतिक रूप से भी हम लोगों का प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, ये बहुलवादी समाज में हम लोग विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति पर विश्वास करते हैं। इसमें भारत और नेपाल के बीच में इन सभी दृष्टिकोण से हमारा काफ़ी नज़दीक का संबंध रहा है। इस चीज़ को हम लोगों को लगातार कंटिन्यू करना चाहिए, और हम लोग जब भी भारत की अथॉरिटी के साथ, सरकार के साथ, महत्वपूर्ण लोगों के साथ हम लोगों की मुलाकात होती है, तो उन लोगों का नेपाल के प्रति वो कूटनैतिक और राजनैतिक तह से भी ज़्यादा सामाजिक तौर पे ही उन लोगों का बहुत अच्छा भावना हम लोग महसूस करते हैं। जब परंपरा से ही दो महत्वपूर्ण पड़ोस आपस में बैठे हैं, तो जहाँ पड़ोस बैठे हैं तो वहाँ इश्यू आएंगे ही। ये लाजमी है, ये ज़रूरी है, जहाँ कहीं भी होता है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आने वाले इश्यूज़ को हम लोग लंबे समय तक कलह का कारण बना के रखते हैं, या उनको नेगोशिएशन के ज़रिए, कूटनैतिक वार्ताएं, छल फल, राजनैतिक तह पे, ब्यूरोक्रेटिक तह पे, जनस्तर पे, या प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से हम लोगों को समाधान करना चाहिए। इसके बारे में जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, तो तब प्राइम मिनिस्टर के साथ के नेतृत्व में हम लोगों ने भारत का विजिट किया। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमको बताया, इंटरनल बातचीत के दरमियान भी बताया कि वो नेपाल के साथ जो भी सीमा से लेकर जो भी विवादें हैं, उनको वो बातचीत के ज़रिए अच्छे तरह से उदारतापूर्वक वो समाधान करना चाहता है। ये सकारात्मक बात है, और इसको अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट्स जो हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए। आप पड़ोस को तो कभी बदल नहीं सकते, पड़ोस तो रहेंगे ही। उनके साथ न भारत नेपाल को बदल सकता है, न नेपाल भारत को बदल सकता है। और ये एक सामाजिक और भौगोलिक और सर्वमान्य तथ्य है कि हम लोगों को आपस में मिल के रहना चाहिए। और चीन के साथ भी यही सूत्र लगा रहता है कि उत्तर की ओर चीन जो इमर्जिंग दुनिया की इकोनॉमी है, हमारे बीच में हिमालय की
की जो सीमा है उसके कारण भौगोलिक रूप से कुछ आवागमन से लेकर व्यापार से लेकर काम करने की कई चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोग जो हैं पड़ोसी के नाते कम से कम एक दूसरे के भीतर के भीतर कभी भी किसी भी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने का नेपाल जोखिम नहीं उठा सकता। हम चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि नेपाल के पड़ोसी ही नहीं ग्लोबल ऑर्डर भी जो हैं हमारे साथ फ्रेंडली होके रहें। उस ऑर्डर के साथ नेपाल फ्रेंडली होके रहना चाहते हैं और इसमें प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वर्क करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नारायण प्रकाश सौद जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री का ये कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि अब चुनाव कब होंगे और अब क्या हम अस्थिरता से स्थिरता की ओर जाते हैं। भारत के ऊपर भी उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के साथ बातचीत जारी रहे और अच्छे संबंध, जो घनिष्ठ संबंध हैं, वो भी बरकरार रहें। काठमांडू, नेपाल से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ मैं आदित्य राज कौल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।